नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तर्कश। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम वंदे मातरम से जुड़ी कंट्रोवर्सी को आसान भाषा में समझेंगे, जो अपनी 150th एनिवर्सरी पर पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। इस पूरे इश्यू को A to Z समझने के लिए हम देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इस नेशनल सॉन्ग पर क्यों आमने सामने हैं। हम इस गीत के दो अलग अलग वर्जन्स के पीछे का सच भी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये मामला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पार्लियामेंट में उठाए जाने के बाद और भी ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इसकी जर्नी को देखते हैं कि आखिर वंदे मातरम एक साधारण सी कविता से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रतीक कैसे बना। देखिए, इसका सफ़र शुरू हुआ 1875 में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। लेकिन इसकी असली पहचान बनी 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब ये गीत ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर क्राई यानी युद्ध नारा बन गया। लोग इसे रैलीज और प्रोटेस्ट में गाते थे और इससे चिढ़कर ब्रिटिशर्स ने इसे बैन कर दिया और गाने वालों पर सेडिशन के चार्जेस लगाए। इस दमन ने आयरॉनिकली इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। तो सवाल उठता है कि अगर ये गीत इतना लोकप्रिय था तो आखिर विवाद शुरू कहाँ से हुआ। इसका जवाब इस गीत के अलग अलग वर्जन्स में ही छुपा है। चलिए इस कंट्रोवर्सी की जड़ को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे गीत में टोटल 6 स्टैंजाज हैं, लेकिन सारा विवाद पहले 2 स्टैंजाज और उसके बाद के 4 स्टैंजाज के बीच के अंतर में है। यह टैबल इस अंतर को बिल्कुल साफ दिखाता है। पहले 2 स्टैंजाज में मातृभूमि यानी मदरलैंड की वंदना है, जो पेट्रियोटिक है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मानी जाती है। लेकिन तीसरे से छठे स्टैंजा में हिंदू देवियों जैसे दुर्गा और लक्ष्मी का जिक्र है, और यहीं से धार्मिक आपत्ति शुरू हुई, खासकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से, जिनके लिए मूर्ति पूजा उनके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ मानी जाती है। इसी धार्मिक आपत्ति की वजह से आज़ादी से पहले और बाद में कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हुए। चलिए देखते हैं कि इन कॉम्प्रोमाइजेस ने एंथम वर्सेस सॉन्ग की बहस को कैसे शेप किया। तो यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट आता है। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत अहम फैसला लिया। देश की एकता बनाए रखने के लिए ये तय किया गया कि पब्लिक गैदरिंग्स में सिर्फ पहले 2 न्यूट्रल स्टैंजाज ही गाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पार्लियामेंट में इसी घटना का जिक्र किया था। उनके अनुसार ये फैसला तब लिया गया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखकर इस गीत पर आपत्ति जताई थी। पीएम मोदी इसे मुस्लिम लीग के आगे एक समझौता मानते हैं। ये बहस आज़ादी के बाद भी चलती रही। फिर 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और कॉम्प्रोमाइज़ किया। इस समझौते के तहत जन गण मन को उसकी सेक्युलर और इंक्लूसिव नेचर के कारण नेशनल एंथम चुना गया। वहीं वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका के सम्मान में उसके पहले 2 स्टांजास को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। तो एंथम और सॉन्ग में मूल अंतर यही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 1905 में गांधी जी ने खुद लिखा था कि वंदे मातरम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि वो एक नेशनल एंथम जैसा ही था। और इससे ये सवाल उठता है कि फिर इसे एंथम क्यों नहीं बनाया गया। ओके, इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए अब लौटते हैं आज के पॉलिटिकल बैटलफील्ड पर। देखते हैं कि इस मुद्दे पर देश की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच क्या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वंदे मातरम राष्ट्रवाद और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक नॉन नेगोशिएबल सिंबल है। इसका विरोध करना उनके मुताबिक वोट बैंक पॉलिटिक्स है और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस गीत को पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और इसे जबरदस्ती लागू करना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस पूरी राजनीतिक बहस के बीच इसकी आखिरी लीगल पोजीशन क्या है? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का 1986 का फैसला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रूलिंग में कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी नागरिक को नेशनल एंथम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा संविधान सभी को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, रिलीजन एंड एक्सप्रेशन यानी अंतःकरण, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किसी को गाने के लिए मजबूर करना इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो कानून इस रूलिंग का मतलब बिल्कुल साफ है। वंदे मातरम गाना अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है। सरकार इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रमोट जरूर कर सकती है, लेकिन किसी भी नागरिक को इसे न गाने के लिए पनिश नहीं किया जा सकता।
अगर कोई सरकार इसे अनिवार्य बनाने का ऑर्डर जारी करती भी है तो उसे असंवैधानिक मान के कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ एक गीत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये गहरे वैचारिक सिद्धांतों की लड़ाई है। तो इस बहस के कोर में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, भारत के इतिहास और नेशनल मेमोरी का असली वारिस कौन है? दूसरा, सेक्युलरिज्म की सही परिभाषा क्या है? और तीसरा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन प्रतीकों का इस्तेमाल किस हद तक सही है? दोनों ही पार्टियों के इन सवालों पर अलग-अलग जवाब हैं। तो आखिर में ये गीत हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वंदे मातरम हमारी विरासत का एक यूनिफाइंग सिंबल है या मॉडर्न पॉलिटिक्स में एक डिविसिव टूल बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के समकालीन राजनीतिक विमर्श के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इतिहास और राष्ट्रवाद को किस नज़र से देखते हैं। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकना नोट्स डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के झटपट वीडियोज़ एंड रेडी नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी सफलता में आपका साथी बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।